हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपके कैजल में स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 विच इज मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने मनी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने बैंकिंग का इंट्रोडक्शन भी लिया, जहां पर हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बारे में। सो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से लेकर आइए अपना रजिस्टर और पेन और अपनी बुक, ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके और जो जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसको साथ साथ नोट डाउन कर सके। सो बच्चों, हम लोग जो आज टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, विच मीन्स कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मार्केट में क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि चलो सेंट्रल बैंक तो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, बट हमारा कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट मोटिव्स के लिए काम करता है। तो वो खुद तो कुछ करते नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाते हैं? उनका बिजनेस क्या है भाई? वो किस तरीके से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? भाई कमर्शियल बैंक्स जो काम कर रहे हैं उनका काम क्या है? पैसा बांटना और पैसा अपने पास रखना। तो उसी से ही वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कैसे? हम अपना पैसा एज अ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास जमा करते हैं और जब हमें मन करता है हम उस पैसे को विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक कैसे आगे हमारे पैसे को लोन की तरह किसी और को देता है? उसके पास खुद का तो कोई पैसा होता ही नहीं है, तो पैसा कहां से आता है जिससे वो लोन प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता ही होगा ना कि किसी डिपॉजिटर ने पैसा जमा कराया और वो अपना पैसा निकालने के लिए आ गया, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये गड़बड़ हमको पता लगानी है, हमें ये सीक्रेट जानना है। तो आज हम उन कमर्शियल बैंक्स का वही सीक्रेट रिवील करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है ये सीक्रेट जिसकी हेल्प से कमर्शियल बैंक के खुद के पास ही पैसा होता है, वो लोगों को भी पैसा दे देता है, और अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आता है तो उसको भी पैसा मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? और ये सारी चीजें कमर्शियल बैंक प्रॉफिट्स पे कर रहे हैं। सो बच्चों, आज हम उस सीक्रेट को जानेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ LRR। LRR मैडम, हमने तो ट्रिपल आर सुना था, अभी LRR क्या है? बच्चे, LRR की फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, और इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी, और उस कहानी से तुम अपने आप ही ये सारी चीजों को समझ लोगे, ठीक है? तो कहानी का जो मेन किरदार है वो है हमारा मिस्टर स्मार्ट। मिस्टर स्मार्ट जो थे वो बिल्कुल भी इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि किसी को भी अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए खुद की जेब में पैसा होना जरूरी है। भाई, उनका नाम ही मिस्टर स्मार्ट था और ऐसे उनका नाम मिस्टर स्मार्ट नहीं था, उनका दिमाग बहुत तेज चला करता था। तो एक दिन उनके दिमाग में यही बात आई कि यार देखो, पैसा तो कमाना है इस जिंदगी में, बिना पैसा कमाए तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो पैसा तो कमाना है, लेकिन मेरी खुद की जेबें तो खाली है, तो क्या मैं कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाऊंगा? तो उसके दिमाग ने उसको जवाब दिया कि नहीं भाई, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम मिस्टर स्मार्ट है तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किसने कहा है कि अगर पैसा कमाना तो उसके लिए खुद की जेब में पैसा होना जरूरी है? तुम्हारे पास दिमाग होना जरूरी है, उस पैसे का इस्तेमाल करना तुम्हें आना चाहिए, बस फिर तुम्हारा काम बन गया। तो मिस्टर स्मार्ट ने अपनी एक ट्रिक लगाई। उसका ना एक दोस्त था, बचपन का दोस्त था, जिसका नाम था रिच रिच, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने कहा क्यों ना अपने इस दोस्त का इस्तेमाल किया जाए पैसे को कमाने के लिए। तो एक दिन वो गया अपने दोस्त मिस्टर रिच रिच के पास और उसने उससे कहा कि रिच रिच, आज समय आ गया है कि आज हमारी दोस्ती का है क्या? एग्जाम। तो रिच रिच, मुझे ना 10,000 रुपए की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं दोस्त, हम लोग बचपन से दोस्त रहे हैं और आज अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं क्यों नहीं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो तुरंत अंदर गया और अंदर से 10,000 रुपए निकाल के उसने हाथ में रखे मिस्टर स्मार्ट के, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे रखे ही थे, छोड़े नहीं थे। तो उसने कहा कि देखो यार, ये जो पैसा है ना, ये बहुत खराब चीज है, ये अच्छे से अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है, अच्छी अच्छी दोस्ती को तोड़ देता है। सो लेट मेक इट प्रोफेशनल, कि यारी दोस्ती से सब अपनी जगह पर है, लेकिन जहां बात पैसों की आती है तो पैसों की बात को पैसों की तरह ही करते हैं। आज मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं इस 10,000 रुपए के बदले में आपसे 5% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सो मिस्टर स्मार्ट ने कहा बस यही थी दोस्ती, यही था प्यार, बीच में आ गई ये इंटरेस्ट की दीवार। उसने कहा हाँ भाई, बिल्कुल आ गई है, अगर आज ही मैं इंटरेस्ट की दीवार नहीं खड़ी करूंगा ना तो कल को हमारी दोस्ती में जरूर दीवार आ ही जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि रिच रिच एक बिजनेसमैन था, तो उसने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को सोचा और उसने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू गिव यू 10,000 रुपीज बट एट 5% इंटरेस्ट। तो ये बात आप दोनों के बीच में तय हो गई थी कि ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो और मैं आपको बदले में 5% का इंटरेस्ट दे दिया करूंगा।
उसने कहा ठीक है। अब मिस्टर स्मार्ट के लिए अगले काम क्या था? मिस्टर स्मार्ट ने ढूंढना शुरू किया कुछ ऐसे लोगों को जिनको सच में पैसों की बहुत जरूरत थी, और उसके सामने निकल कर आए 3 लोग, मिस्टर परेशान, मिस्टर दुखी और मिस्टर उदास। तो मिस्टर स्मार्ट ने यही 10,000 रुपए इन 3 लोगों में बांट दिए। कैसे? इसने मिस्टर परेशान को दिए 2,000 रुपए क्योंकि उसको सिर्फ 2,000 रुपए की ही जरूरत थी। उसने मिस्टर दुखी को दिए 3,000 रुपए क्योंकि उसको 3,000 रुपए की जरूरत थी, और उसने मिस्टर उदास को दिए 5,000 रुपए क्योंकि उसको 5,000 रुपए की जरूरत थी। बट क्या उसने इनको भी फ्री में दिए होंगे पैसे? नहीं। उसने इससे कहा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा 6% का इंटरेस्ट, और इससे कहा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा 7% का इंटरेस्ट, और इससे कहा कि मैं आपसे चार्ज करूंगा 8% का इंटरेस्ट। लो जी, पैसा किसका और मौज कौन ले रहा है? मिस्टर स्मार्ट। तो अब क्या हुआ, अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे मिस्टर स्मार्ट ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि उसे भरना होगा 500 रुपए। बट वहीं पे उसने जब इस पैसे को बांटा तो उसने 2,000 रुपए पे 6% का इंटरेस्ट लगाया, यानी कि 120 रुपए। उसने 3,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है 7% के हिसाब से, यानी कि 210 रुपए। फिर उसने 5,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाया है 8% के हिसाब से, इसका मतलब 400 रुपए। वाओ! अब देखें जरा इन्होंने कितनी कमाई कर ली है। भाई इन्होंने कमा ली है इंटरेस्ट 730 रुपए। 500 रुपए भरने हैं रिच को, यानी कि ये बदले में कितना पैसा इसको भरने वाले हैं? 500 रुपए, जबकि वो कमा कितना रहे हैं? 730 रुपए। तो बच्चे आप देख रहे हो इसने कितना पैसा कमा लिया है? इसने कमा लिए हैं 230 रुपए। पैसा किसका? रिच का। फायदा कौन उठा रहा है उसका? मिस्टर स्मार्ट। तो यही काम तो तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, वो तुमसे डिपॉजिट लेते हैं और बदले में तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं। कितना नॉमिनल इंटरेस्ट देते हैं वो तुम्हें, और तुम्हारे उसी पैसे को वो जब आगे किसी को उधार पे देते हैं तो उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और इन्हीं दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है, बेसिकली यही होता है उनका प्रॉफिट। आप देखो ना, यहाँ पर 1% का डिफरेंस है, या 2% का डिफरेंस है, या 3% का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं मिस्टर स्मार्ट ने इस तरीके से पैसों को उधार में देकर कमाए 230 रुपए। तो आपके कमर्शियल बैंक बच्चे इसी तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट क्या मैम सिर्फ इतनी ही कहानी थी जो आपने हमें समझानी थी? नहीं, ये तो मैंने आपको ये समझाया हाउ अ कमर्शियल बैंक अर्न्स प्रॉफिट, कि एक कमर्शियल बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमाता है। बट इसके पीछे भी कुछ और भी बातें छुपी है। अब क्या हुआ, मिस्टर स्मार्ट ने ना ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेना शुरू किया और आगे उसी को उधार पे बांटना शुरू कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जिन लोगों से वो पैसा उधार ले रहा था वो अचानक से उसके पास आए और अपना पैसा वापस मांगने लगे। अब मिस्टर स्मार्ट कभी भी अपने जेब में पैसा नहीं रखते थे, उनके पास जैसे ही पैसा आता था वो सब में बांट दिया करते थे। वो लोग जिन्होंने उसे पैसा दिया था अब वो कहते हैं कि जी हमें तो हमारा पैसा वापस चाहिए, उन्हें स्कीम के बारे में पता चल गया। तो ऐसे में अब क्या करे मिस्टर स्मार्ट, कहां से पैसे का इंतजाम करे? क्यों? क्योंकि जिसको उसने पैसा दे रखा था, क्या ऐसा जरूरी है कि वो उसको वो सारा पैसा वापस कर देंगे? नहीं। और पता है उसने ना बहुत सारे लोगों से पैसा लिया था, लेकिन उनमें से कुछ 3-4 लोग हैं जो उसके पास पैसा वापस मांगने के लिए आए। तो मिस्टर स्मार्ट ने अभी तो फिलहाल सिचुएशन को हैंडल कर लिया जैसे तैसे, बट आगे से उसने अपना एक नियम बनाया। उसने कहा कि मेरे पास ना जब भी पैसा आया करेगा मैं उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा ना जोड़ा करूंगा और अपनी जेब में रखा करूंगा, कि अगर कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि लोग पैसा वापस मांगने के लिए आ गए मेरे पास, तो एटलीस्ट मैं वो पैसा उठाकर उनको वापस दे सकूं। क्योंकि देखो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि सभी लोग एक साथ मुझसे पैसा वापस मांगने के लिए आएंगे, है ना। तो मैंने जो एक एस्टिमेशन देखा है कि अगर मैं 10 लोगों से पैसा ले रहा हूं तो 2 ही लोग मेरे पास पैसा वापस मांगने के लिए आते हैं। तो उसने एक नियम बनाया कि जब भी मेरे पास कोई भी पैसा आएगा मैं उसका 20% जो है सेव किया करूंगा, मैं यानी कि मैं उसका बनाया करूंगा रिजर्व। ठीक। बट उसको अपनी एक आदत का और पता था कि जब उसको अपने हाथ में पैसा दिखता था ना तो बस वो बचा नहीं पाता था उस पैसे को। तो अगर वो 20% पैसा अपनी जेब में रख रहा था ना तो कहीं ना कहीं वो उस पैसे को इस्तेमाल करने लग गया था, तो उसको फिर चिंता सताने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो जो ये 20% का रिजर्व बनाएगा ना वो उसे 2 हिस्सों में बांटेगा। अब भाई देखो उसने क्या किया, 10,000 का 5% यानी कि 5,000 रुपए, यानी कि 500 रुपए तो उसने रखा अलग गुल्लक में, और उसी 10,000 का 15% विच मीन्स की 1,500 रुपए वो उसने रखा अलग गुल्लक में। भाई 10,000 का अगर वो 20% रिजर्व बनाता है तो वो कितना रिजर्व आता है? 2,000 रुपए। तो उसने वही 2,000 रुपए 2 अलग अलग हिस्सों में बांट के अलग अलग गुल्लक में डाल दिए। अब उसने क्या किया, गुल्लक को क्या किया, उसने अपने पास रखा।
मतलब ये उसने अपनी जेब में रखा कि अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसा कमा किस ले रहा है, खर्च करने के लिए कमा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये वाला पैसा उसने अपने पास रखा कि जब भी उसे कैश की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से पैसा ले लेगा। बट उसने 1500 रुपए अपने पास ना रख के अपने दादाजी के पास, वो ना अपने दादाजी पे बहुत विश्वास रखता था और बहुत प्यार करता था अपने दादाजी से, तो उसने क्या कहा कि दादाजी मेरी ये एक गुल्लक है, ये आप अपने पास रख लो, मैं क्या करता हूँ इस गुल्लक में ना जब भी मेरे पास कोई पैसा आता है उसका 15% मैं इस गुल्लक में रखता हूँ। अब मैं ना इसको अपने पास इसलिए नहीं रखना चाहता कि अगर मेरे पास रहेगी तो भाई क्या होगा, मैं पैसे खर्च कर दिया करूंगा, तो इसीलिए आप इस पैसे को अपने पास रख लो। ठीक है, तो ठीक है, दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पैसे को अपने पास रख लेता हूँ, आप तुम्हारा ही पैसा है, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम इस पैसे को मुझसे ले लिया करना। ठीक है, तो उसने कितनी समझदारी से काम किया कि उसने 2000 का रिजर्व भी बना लिया, उसमें से उसने 500 रुपए अपने पास रख लिए, 1500 रुपए उसने क्या करा, दादाजी के पास सेव करके रखवा दिए ताकि वो रोज रोज उस पैसे का इस्तेमाल ना करे। तो ऐसे जितनी भी डिपॉजिट्स आती थी वो उसका यही काम करता था कि उसका 5% जो है वो अपने पास रखता था और 15% वो दादाजी को दे दिया करता था कि भाई कल को मेरे डिपॉजिटर मुझसे पैसा मांगने के लिए आते हैं तो मेरे पास पैसा है, मैं उनको पैसा प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो आपने पूरे मिस्टर स्मार्ट की कहानी समझी ना, एक्चुअल में कमर्शियल बैंक यही काम करते हैं। मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि उसने जो 2 रिजर्व बनाए थे, बेसिकली वो 2 रिजर्व क्या थे। जब मैंने आपसे कहा कि उसने 10,000 का 20% अलग से उठा के रिजर्व बनाने की सोची, तो वो टोटल जो 2000 रुपए हैं वो है उसके लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि हर कमर्शियल बैंक के ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अपने डिपॉजिट का, जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आती है, उन्हें उसके लिए मेंटेन करने होते हैं कुछ रिजर्व्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक नेचुरल फैक्ट है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि डिपॉजिटर अपना पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल के भूल जाएंगे। हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी डेली की ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, तो वो अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो ऐसे में बैंक के हाथों में कुछ पैसा होना चाहिए। तो हर कमर्शियल बैंक को ये कहा गया कि भैया आपको क्या करना है, आपको रिजर्व्स बनाने हैं। अब उन रिजर्व्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक को नाम दिया गया कैश रिजर्व रेशो और दूसरे को नाम दिया गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये जो कैश रिजर्व रेशो है ये क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड द डिमांड डिपॉजिट। अब आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। तो जो भी आपकी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कि आरबीआई ही फिक्स करता है, वो आपको आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है एज अ रिजर्व। भाई आरबीआई ने कहा कि तुम्हारे पास रहेगा तो तुम खर्च कर दोगे, तुम उसे भी उधार पे बांट दोगे अपने लालच में, तो वो तुम पैसा हमारे पास रखोगे कि अगर अब तुम 20% निकाल रहे हो तो उसमें से वही बात कि 1500 रुपए तुम हमारे पास रखो और 500 रुपए तुम अपने पास रख सकते हो। तो बेसिकली आरबीआई कौन से वाला रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, दादाजी वाला, कि दादाजी के पास आपने अपने कुछ पैसे, यानी कि जो भी आपकी टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज आपने हैबिट बना ली कि हमें अपने दादाजी को देने हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक भी क्या करता है, अपने डिपॉजिट का एक जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है वो आरबीआई के पास सबमिट करके रखता है। बट यार पैसों की जरूरत तो हमें खुद को ही पड़ सकती है ना, तो उसके लिए बनाया जाता है एसएलआर। ये भी एक परसेंटेज है नेट टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का, बट ये लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में है। लिक्विड एसेट्स मीन जिसको वही इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तो ये कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज और निकाल के रखते हैं जिसे ये लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करके रखते हैं। बट ये किसके पास रहता है, ये कमर्शियल बैंक्स के पास रहता है, यानी कि ये पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। अब उन्होंने कहा कि सारा पैसा हमारे पास मत जमा करो, तुम्हारे खुद के हाथ में भी पैसा होना चाहिए, तो ये पैसा उन्हीं के पास रहता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था एलआरआर का, जहां पर हर कमर्शियल बैंक को ये कहा गया कि आपको रिजर्व्स बनाने होंगे। जब भी आपके पास टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स आएंगी आपको उसका कुछ परसेंटेज साइड में उठाकर रखना है, उसको 2 हिस्से में बांटना है। उसका 1% तो आप आरबीआई के पास रखवाओगे और कुछ परसेंटेज आपको एसएलआर के पास रखवाना होगा। दोनों को जो डिसाइड किया जाता है वो आरबीआई के थ्रू, यानी कि आपका सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। बच्चे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ भी गया होगा कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 5% एसएलआर है या सीआरआर है, तो आप मुझे तुरंत आंसर दोगे कि मैडम ये 5% तो आप मुझे तुरंत आंसर दोगे कि मैडम ये जो 5% है ये एसएलआर है और ये जो 1500 दादाजी के पास है वो सीआरआर है ना। मैं चाहती तो ना सीधा तुम्हें ये बता देती कि इस तरीके से कमर्शियल बैंक को रिजर्व बनाना होता है, 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक आरबीआई के पास रखा जाता है, एक कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं और 5 मिनट में कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता। बट तुम्हें पता है एग्जाम टाइम में ना
बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज सीआरआर एंड व्हाट इज एसएलआर, और यही चीज जब असर्शन रीजन में पूछी जाती है तो वो तब भी कंफ्यूज होता है। ये जो एग्जाम्पल्स आपको बताए जाते हैं ना, उस एग्जाम्पल को बताने के पीछे हमारा एक रीजन ये है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब क्या होता है ना कि आप एक नॉवल पढ़ रहे हो और आप उसी नॉवल को पिक्चराइज फॉर्म में देख रहे हो जहां पर आपको कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं, तो वो नॉवल की बातें जो आपने पढ़ी होंगी वो इतनी आपको ध्यान नहीं रहती जितना आपको वो नॉवल की अगर पिक्चराइजेशन दिखाई जा रही है तो वो आपको याद रहती है। तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म तक उन कॉन्सेप्ट को हमारे माइंड में रिटेन करने में मदद करते हैं। अब तुम इसको याद रखो एग्जाम्पल से, तुम मिस्टर स्मार्ट की कहानी को याद रखो तो तुम जिंदगी में कभी भी सीआरआर और एसएलआर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को दिल तक लेकर जाएं, अपने दिमाग और दिल दोनों में उतारें। तो मेरा मकसद यही होता है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू ना आप लोग उस चीजों के साथ कनेक्ट कर पाओ, उससे रिलेट कर पाओ। ठीक है बच्चे, सो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है तो क्रेडिट क्रिएशन समझने में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। यूं समझ लोगे अब तुम क्रेडिट क्रिएशन। तो चलो अब जरा क्रेडिट क्रिएशन को ही समझ लेते हैं। चलिए सो बच्चों, अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, विच इज मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो उसका एग्जैक्ट एग्जांपल को समझने से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि बेसिक थीम क्या है। सो क्रेडिट क्रिएशन कहता क्या है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट विच इज फार एक्सेस ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट्स। कहने का मतलब है कि क्रेडिट क्रिएशन, या जिसको हम मनी क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट को क्रिएट करता है विच इज फार एक्सेस, यानी कि जो कि प्राइमरी डिपॉजिट से ज्यादा होती है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिस्टर स्मार्ट थे वो कमर्शियल बैंक का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने किसी और के 10,000 रुपए का इस्तेमाल किया और उससे प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे थे उसका इस्तेमाल भी वो कर रहे थे किसी और को आगे लेंड करने के लिए, यानी कि किसी और को क्या कर रहे थे, पैसा उधार दे रहे थे। तो वो उसी 10,000 रुपए का इस्तेमाल कितनी बार कर रहे थे ना, और कितने अलग अलग तरीके से वो पैसा कमा रहे थे। तो बस बिल्कुल हमारा कमर्शियल बैंक भी यही करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी डिपॉजिट। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट होती क्या है बच्चे? यहाँ पर ना आपको दो तरीके के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगी, एक होती है प्राइमरी डिपॉजिट और एक होती है सेकेंडरी डिपॉजिट। सपोज करो कि ये एक डिपॉजिटर है, ये अपने बैंक में एक पैसा जमा कराने के लिए आया, तो इसने जब पहली बार बैंक में, यानी कि जो यहाँ से इस डिपॉजिट का जो ओरिजिन है वो इस डिपॉजिटर से हुआ, तो इसने बैंक में जब पैसा जमा कराया तो ये है उसकी प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक ने इसी के डिपॉजिट का जब इस्तेमाल किया किसी और को उधार देने के लिए, अब बैंक जब हमें लोन देता है तो ये बहुत सीधी सी बात है कि वो हमें घर आके कैश नहीं देके जाता, वो हमारे बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करता है। तो यानी कि वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके के डिपॉजिट कर रहा है, और है कि बैंक के पास से हमारे पास पैसा आ रहा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो एक तरीके से तो हमारे अकाउंट में भी एक डिपॉजिट की जा रही है ना। तो वो डिपॉजिट कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है। तो एक बार वो डिपॉजिट जब थी तो वो प्राइमरी डिपॉजिट थी, जब उसी डिपॉजिट को दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया गया फॉर द लेंडिंग पर्पस तो वो बन जाती है सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, तो दो तरीके के डिपॉजिट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब आपने प्राइमरी डिपॉजिट जमा कराई थी बैंक के अंदर, उसी प्राइमरी डिपॉजिट को बढ़ा देता है हमारा कमर्शियल बैंक, किसकी हेल्प से? इस मनी क्रिएशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो इसके साथ हम लेकर चलते हैं कुछ अजम्पशन। सो अजम्पशन नंबर 1 इज कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है वो एक यूनिट है। अब यहाँ पे हम अलग अलग बैंक्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते, तो मान के चल रहे हैं कि जब हम अपना एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम उस एक बैंक के थ्रू ही पूरे बैंकिंग सिस्टम को हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। दूसरी अजम्पशन है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं, यानी कि जो भी रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं वो सब बैंक के थ्रू रूट की जा रही हैं, और सारा का सारा पैसा एट द एंड कहाँ जमा करा दिया जाता है? बैंक में जमा करा दिया जाता है। अब ये तो अजम्पशन हुई हमारे क्रेडिट क्रिएशन की। उसी के बीच में क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्यों रिजर्व, क्यों डिपॉजिट का कुछ एक फ्रैक्शन ही आप एज अ रिजर्व रखते हो? क्यों सारा का सारा क्यों नहीं रख पा रहे हो? क्यों एक फ्रैक्शन ही आप रख रहे हो, ये 20%, 30%, 10% ही क्यों? सो बच्चे इसका जवाब ना मैंने आपको पीछे ही दे दिया था कि क्यों उसने सिर्फ 20% रखा, उसके पीछे उसका क्या माइंडसेट था। उसके पीछे उसका माइंडसेट ये था कि जितने भी डिपॉजिटर है, क्या सारे डिपॉजिटर एक ही दिन में पैसा मांगने आ गए थे या सारा पैसा मांगने आ गए थे? भाई जिसने 1 लाख रुपए दिया वो कहता है मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, और एक ही टाइम पे तो सारे डिपॉजिटर नहीं आए होंगे, अलग अलग टाइम पे आ रहे होंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक फ्रैक्शन रख देने से ही हमारा काम हो जाता है
प्लस ऐसा तो नहीं है ना कि जब विड्रॉल्स हो रहे हैं तो डिपॉजिट्स नहीं हो रही होंगी, बट डिपॉजिट भी एट द सेम टाइम्स हो रही होंगी, क्योंकि एक कांस्टेंट फ्लो रहता है नेट डिपॉजिट्स का बैंक्स के अंदर। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि यार देखो सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा मांगने नहीं आएंगे और अपना सारा पैसा मांगने नहीं आएंगे, प्लस हमारे पास डिपॉजिट तो आती ही रहेंगी ना, तो वहां से हम उनका पैसा उनको दे सकते हैं। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व ना रख के हम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ही एज अ रिजर्व रख लिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर रिजर्व रख लोगे तो फिर पैसा कैसे कमाओगे, ठीक है बच्चे। सो ये भी हमारा डाउट अब यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसके थ्रू हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को पूरा समझ लेंगे। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो हमने ये अभी लेट किया है कि सपोज हमारे पास जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 1000 है और LRR जो हमें एडवाइस किया गया रखने के लिए वो 20% है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट हुई वो 1000 हुई। तो अब यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो क्या करेगा, इस 1000 का 200 यानी कि जो 20% है वो अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा और बचा हुआ 800 वो क्या कर देगा, किसी को लेंड कर देगा। या अब सपोज करिए कि उस 800 रुपीज का भी इस्तेमाल किया गया हमारी इकोनॉमी के अंदर किसी की पेमेंट करने के लिए। तो जब भी हम ये कह रहे हैं, हमने अजम्पशन में ही माना कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो बैंक के थ्रू हो रही हैं, चाहे वो पैसा रिसीव किया जा रहा है चाहे वो पैसा पे किया जा रहा है, सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है। तो अब ये जो 800 रुपए का जो इस्तेमाल किया गया उससे भी क्या हुआ होगा भाई, किसी न किसी ने तो खर्च किए ही होंगे ये 800 रुपए। तो एक डिपॉजिट के रूप में ये फिर से हमारे बैंक के पास आ गए 800 रुपए। अब बैंक क्या करेगा, फिर से इस 800 रुपए का 20% यानी कि 160 रुपीज ये अपने पास रखेगा और 640 रुपीज ये क्या कर देगा, एज अ लोन किसी को प्रोवाइड कर देगा। फिर उसके बाद ये 640 रुपीज से डिपॉजिट क्रिएट हुई, तो 640 रुपीज फिर से डिपॉजिट हुई, तो बैंक फिर से इसका 20% विच मीन्स 128 रुपीज अपने पास रखेगा और फिर से 512 रुपीज क्या है, फिर से हमारे पास लोन के लिए अवेलेबल है। तो बच्चे ये प्रोसेस तो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक आपकी इनिशियल डिपॉजिट 0 नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, या मैं कहूं जब तक आपका रिजर्व आपकी प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं आ जाता। अब देखो बैंक ऐसे 20% रख रख के क्या कर रहा है, अपने पास वो 1000 रुपए इकट्ठे कर रहा है कि कल को अगर डिपॉजिटर आ भी जाता है पैसा लेने के लिए तो हमारे पास उतना पैसा है। तो जब तक आपका LRR आपकी प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं आ जाता, या मैं सिंपली कहूं कि जब तक प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि यहां तक इनिशियल डिपॉजिट 0 नहीं हो जाती तब तक ये जो हमारे साइकिल है ये चलता रहेगा। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा ये कब जाके रुकने वाला है, हम क्या पूरी टेबल बनाएंगे एग्जाम में? नहीं बच्चे, अब इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। अब यहाँ पर ना उन्होंने हमें 2 फॉर्मूलाज दिए इसी काम को करने के लिए। तो पहला उन्होंने फॉर्मूला दिया हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, या जिसे हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, MM यानी कि मनी मल्टीप्लायर का 1/LRR। तो ये आपको ये बताएगा कि आपकी इनिशियल डिपॉजिट कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करूं तो हमारी LRR है 20%। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 100/20 विच मीन्स कि आपका जो पैसा है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने 1000 रुपीज की प्राइमरी डिपॉजिट करी है तो बैंक इस पैसे को 5000 के बराबर कर देगा, ठीक। और जब 5000 रुपए की डिपॉजिट होंगी तो उसका 20% यानी कि 1000, ये 1000 हमारा LRR होगा और 5000 में से 1000 अगर आप माइनस करेंगे तो 4000 का मिल जाएगा आपको लोन। तो बेसिकली अगर आपको ये मिल गया तो बाकी दोनों तो आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा एक और तरीका है, अगर हमें टोटल क्रेडिट क्रिएशन जानना है तो हमारी इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, हम इससे भी ये काम कर सकते हैं। सेम ही चीज आएगी। आपने इसका आंसर यहाँ पर निकाल लिया है 5, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये भी आपका कितना निकल कर आया, ये आपका कितना निकल कर आया, वही 5000 जो हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो बस कुछ नहीं है, अगर आपको ये 2 फॉर्मूलाज पता हैं तो भी आप अपना ये टेबल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन। कुछ नहीं है प्रोसेस के अंदर, सिंपल सी बात है कि जो भी हम प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं बैंक क्या करता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रिजर्व में रखता है, बाकी बचा हुआ लोन दे देता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक आपके रिजर्व्स आपके प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाते। अब अगर हमें ये जानना हो कि कितने टाइम से हमारी मनी मल्टीप्लाई हुई है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/LRR। बच्चे ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये तो जरूर पढ़ के जाओ तुम, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इनिशियल डिपॉजिट कितनी रही होगी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी मनी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो 1/LRR करके तुम्हें ये पता चला कि 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। अब 5 टाइम्स अगर इंक्रीज हुई तो तुम्हें पता था ना कि प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, तो 5 टाइम्स का मतलब है 5000। 5000 का 20% कितना रिजर्व क्रिएट किया होगा? 1000। और ये 1000 देखो किसके बराबर निकल कर आ चुका था? तुम्हारी प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर। अब 5000 में से 1000 माइनस करोगे तो इसका मतलब लोन कितने का दे रहोगे? 4000 का। ठीक, डायरेक्टली क्रेडिट क्रिएशन निकालना है तो इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, तो उससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बस एक आखिरी बात और सुनते जाओ कि क्रेडिट मल्टीप्लायर और LRR में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर और LRR में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब जितना तुम्हारा LRR बढ़ता जाएगा तुम्हारा मनी क्रिएशन उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप रिजर्व रखोगे आपके पास पैसा लेंड करने के लिए कम बचेगा, तो मल्टीप्लाई भी फिर कम ही होगा। ठीक है, सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो बस आज का जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ, विच इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ चुका होगा और अब तुम बिना याद किए खुद से ये पूरा टॉपिक लिख सकते हो। मुझे इस बात पर विश्वास है कि अगर तुमने ढंग से लेक्चर सुना है तो तुम खुद बिना देखे इस पूरे टॉपिक को लिख सकते हो। बस एक बार तुम पढ़ोगे बुक में से और उसके बाद तुम खुद लिख लोगे। और मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज एक बार लिख कर देख भी लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल का क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, सो बच्चे मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक इसको पक्का कर लेना तुम, इसमें तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।